हौसला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा बाय विजेंद्र मोहन। हमारे यहाँ 11, 12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स के कॉलेज रोड, रहमगंज, दरभंगा। फाइनल इंग्लिश क्लासेस न्यू गंगा सागर कॉलोनी, +2 सर्वोदय हाई स्कूल के बगल में, बाय जी.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। फाइनल इंग्लिश क्लासेस, लोकस क्लासेस मैथ बाय आलोक कुमार, बंगाली टोला और मौलागंज में स्थित। जल्द संपर्क करें। आस्था मैथमेटिक्स क्लासेस, भटियारी सराय, दरभंगा। डायरेक्टर इंजीनियर प्रेम कुमार। अब दरभंगा में कोटा जैसी पढ़ाई। जल्द संपर्क करें आस्था मैथमेटिक्स। एज मैथमेटिक्स, खान चौक, मेन रोड, मौलागंज, दरभंगा बाय आर.के. झा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें। एज मैथमेटिक्स, विद्या विहार कोचिंग सेंटर, पटेल चौक, नाका नंबर 2, दरभंगा। हमारे यहाँ 1 से 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई एवं पॉलिटेक्निक, ITI एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की विशेष रूप से तैयारी करवाई जाती है। विद्या विहार कोचिंग सेंटर। दरभंगा SSP मनोज कुमार के द्वारा लगातार दरभंगा के अपराध मुक्त बनाने एवं नए नए विकास के आयाम को ढूंढते हुए जनता को हर मौके पर सुविधा प्रदान करते हुए पुलिसिंग एवं जनता और पुलिस के बीच एक संवाद स्थापित करने के कई उपायों पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा SSP मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं एवं पुलिस के पूरे कार्य की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में संवाददाताओं को बताते हुए SSP ने बताया कि आम जनता के हित के लिए यह वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। केवल नंबर टाइप करेंगे तो बता देगा कि गाड़ी चोरी की। ये दरभंगा जिले के लिए है, लेकिन वेबसाइट इसलिए कोई भी हो सकता है। लेकिन हम रिकमेंड कर रहे हैं कि दरभंगा जिले के लिए सेवा दी गई। जैसे किसी को अगर शोभन पार करना है 12 बजे और 1 बजे पार करना है, दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ रूट परमिट। और इसमें 5000 की फाइन। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑटो के संबंध में कम से कम 10,000 ऑटो चल रहा है। तो ये 5,000 है वही चलेगा जिला में और अपने रूट के अनुसार चलेगा, अपने परमिट के अनुसार चलेगा, बाकी को अनुमति नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट के इस जिले में ऑटो पाया जाएगा, बस पाया जाएगा तो जब्त हो जाएगा। और जहाँ पर पोलो ग्राउंड है वहाँ एक सुनिश्चित जगह को घेर करके वाहनों को लगाएंगे। जो दिव्यांग होंगे या पैदल चलने में थोड़ा सा भी असमर्थ होंगे, उनके लिए एक छोटा सा विशेष व्यवस्था हम लोग करेंगे कोर्ट के आसपास। उसके लिए उनको प्रॉपर आदेश देना होगा। या इसलिए कर रहे हैं कि ये कुछ ऑफिस का एरिया है, कोर्ट का एरिया है, और आपने बिहार में ही देखा है कि किस तरह से है लोग सिक्योरिटी का बड़ा लाभ हुआ, तो वो दरभंगा में नहीं हो। इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि इस टाइम को हम लोग शिफ्ट करेंगे और एक QRT जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा वो आपको कल से दिखेगा। कोर्ट के पास अधिकांश समय वो व्यतीत करेगा। और शेष जो कुछ ऑफिस है वहाँ भी शिक्षा का उतना ही बड़ा सवाल है।
एसएसपी ने संवाददाताओं को बताया कि सर्वे में पाया गया कि दरभंगा शहर में, विशेषकर दरभंगा जिले में सामान्यतः बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना परमिट के 40 से 50% वाहन चल रहे हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति अनियंत्रित हो रही है। ऑटो, टेम्पो एवं बड़ी बस इसमें शामिल है, जबकि दरभंगा जिले में मात्र 4500 ऑटो रजिस्टर्ड हैं। अगर परमिट है भी तो अक्सर चालक और मालिक इसका उल्लंघन करते हैं, जिस कारण शहर में उपलब्ध सीमित सड़कें जाम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड गाड़ी पकड़ी गई तो 5000 रुपये जुर्माना लगेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर चोरी के वाहन की भी सूचना उपलब्ध रहेगी, जिसे लगातार अपडेट किया जाएगा। कोई भी नागरिक जिसका वाहन चोरी होता है, इस वेबसाइट पर उसकी संपूर्ण सूचना एफआईआर या बिना एफआईआर के अपलोड कर सकते हैं। दरभंगा पुलिस के पास उक्त सूचना अविलंब पहुंच जाएगी। ट्रैफिक पर लगातार काम हो रहा है और वर्तमान स्थिति में हमने महसूस किया है कि जितना ऑटो और बस है, ये वर्तमान क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में जो ऑटो को परमिट दिया हुआ है, इससे ज़्यादा हम परमिट लेने की स्थिति में नहीं। इसलिए हम इस बात के इत्तला DTO साहब को, RTO साहब को भेजेंगे। रजिस्ट्रेशन वो करें नए व्हीकल का, लेकिन शहरी क्षेत्र में उसको परमिट ना मिले। और अगर ई-रिक्शा कोई लेते हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा और उसके भी परमिट पर हम लोग विचार करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो लेना वेबसाइट के हाइपरलिंक कर DLRC का इसमें है सर ने, उसमें एक कड़ी और जोड़ा है परमिट को, जो परमिट उसमें नहीं था। परमिट एक बहुत सारा वाइटल एक चीज़ होता है, जिसको बारीकी से देखे जाने का पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे हैं, उनको बताना चाहेंगे। जैसे परमिट में बसों के परमिट में होते हैं, ज़्यादातर बसों में दुर्घटना होती है, आदमी कैजुअलिटी होते हैं, मारे जाते हैं। बस में परमिट होता है कि हर एक बस का एक स्पेसिफिक परमिट होता है, स्पेसिफिक रूट पे, उसका हर एक जगह पे एक टाइमिंग फिक्स होता है। बस का परमिट चेक करते हैं, अगर बस मालिक परमिट दिखा दिया, इतने से ही नहीं है कि हाँ इसको परमिट। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना को लेकर के लगातार दरभंगा जिले के सभी पंचायत एवं गांवों से शिकायतें आ रही हैं। जिला प्रशासन इस मामले में काफी गंभीरता से लेते हुए लगातार बैठकें कर रही है। दरभंगा DDC कार्य महतो एवं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में अम्बेडकर सभागार एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने 7 निश्चय योजना को लेकर के सबों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। कैंडिडेट मिले, हम लोगों ने उसको निबंधित करके हमें भुगतान कर दिया। बाकी हमारे पास ST/SC के लाभुक नहीं है और हम लोगों ने ये उसको दोनों वर्ष का 16-17 का 11,156 और 17-18 का 15,526 हम लोगों ने सरेंडर किया। विभाग से जो पिछली बैठक हुई थी, इसमें से अधिकांश हमारे DTO साहब लोग थे उस बैठक में। विभाग का कहना हुआ कि जब तक आप विधिवत सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक आपके ऊपर यह टारगेट रहेगा। लगातार जिले में डीलरों द्वारा मनमानी एवं गरीब जनता को अनाज नहीं देने की समस्या जिला प्रशासन के समक्ष पहुंचती आ रही है। वार्ड 37 के पार्षद के साथ मिलकर कई महिलाओं ने SDO से मिलकर आरोप लगाए। कितना मिल रहा था? क्या गौरी, क्या नाम है आपका? हमको 2 महीना सामान नहीं मिलता है। क्या कहता है? नहीं देंगे। कौन है डीलर आपका? मशीन सामान नहीं हमको लोग मिल रहा है। अगले महीना हम बोले ठीक है 30 तारीख को आकर ले जाइएगा, तो 10 किलो सामान हम लोग को 4 किलो दिया। बोले जो आप लोग को नहीं दिया जाएगा, अपना घर नहीं आया जिस कार्ड पर आप लोग को सामान मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग SDO साहब आए हैं। वहीं 37 के वार्ड पार्षद रियासत अली ने मिथिला मछली को जानकारी देते हुए कहा
कि इनके पास कई महिलाएं हैं। उनका कहना था कि उन्हें 2 माह से अनाज नहीं मिल रहा है और जब डीलर के पास जा रहे हैं तो वो टालते जा रहे हैं। हालांकि डीलर एक बार अनाज भी दिया तो कहो अपने तरीके से दिया गया है, उनका नाम इसमें नहीं है। इसे लेकर पार्षद भी कल हम सुबह में बैठे हुए थे घर पे, एकाएक जो हमारे पास जनता का जो है लगातार आवागमन शुरू हो गया। मैंने पूछा आखिर क्या मामला है, तो उसने कहा कि मैं पिछले महीना में भी गया तो राशन इस तरह का जो है 30 तारीख के बाद जो है 30 तारीख को गए थे तो थोड़ा बहुत राशन मिला, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद फिर दोबारा जो है इस महीना में भी गए तो बोलता है कि आपके द्वारा आपका जो अनाज है वो सरकार के द्वारा जो है आवंटन नहीं किया गया। तो मैंने मतीन अंसारी को टेलीफोन करके बोला कि ऐसे जनता हमारे पास आए हुए हैं, जो आप क्या कहते हैं इसके विषय में। तो उन्होंने भी यही बोला कि वहाँ से जो आवंटन नहीं हुआ, तो ये सारे लोगों को हमने बोला कि आप जाइए शिकायत कीजिए, या ये लोग खुद भी बोले कि हम लोग शिकायत करेंगे नहीं। तो हम लोग जनता जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको आना पड़ा और जा करके ये से जा करके मिलना है कैसे जो समस्या है इसका जो निवारण जल्द से जल्द किया जाए। वहीं दूसरी तरफ डीलर आरोप लगने के बाद मिथिला मंच न्यूज को बताया कि उसने सभी महिलाओं को 30 तारीख तक बुलाया था। हालांकि उनके नाम काट दिए गए हैं जिस वजह से उन्हें अनाज नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने पार्षद से वार्ता की है। उसको मिला है इस महीना में, उसको बोले 30 तारीख को आने के लिए, 30 तारीख को आकर के वो अपना सामान ले जाए। अगर पिछला महीना में उसको सामान अगर नहीं देंगे तो हमको फांसी जो चाहे वो कर सकते हैं। हम पिछला महीना में सामान दिए, इस महीना में मजबूरी के तहत उसको बोले कि 30 तारीख को सामान आएंगे। और इससे पहले एक दुकान हुई है फालतू जो हुआ है, वो सामान उसमें अटैच हो गया है। हमको उस सामान का इसका सामान हमको नहीं मिला है, जबकि हम उसको बोले हैं पिछले महीना में भी दिए हैं और इस महीना में 30 तारीख को बुलाए हैं। वार्ड कमिश्नर का ये कहना है, समझ गए कि मेरे यहाँ का जो है कट के वहाँ चला गया है, आपके यहाँ चाहिए। एक तरफ बोलते हैं कि सामान आप दीजिए और दूसरे तरफ मेरे खिलाफ जियो साहब के यहाँ पटिशन दिलवाए। कई वार्डों में डीलर के खिलाफ शिकायतें लगातार मिल रही है। वार्ड 29 में पार्षद मुन्ना खां के नेतृत्व में जब छापेमारी की गई तो डीलर को दोषी मानते उस पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। जांच रिपोर्ट एसडीओ के पास आ चुके हैं। इस संबंध में एसडीओ ने कहा कि जांच रिपोर्ट उनके पास आ गए हैं, अब निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में कई जिलों की मनमानी से आम जनता परेशान है। हम लोगों ने तुरंत एमओ को जांच करने के लिए भेजा था। एमओ जांच करके आरोप सही पाया गया और के हाथ ऐसा पकड़ाया, डीलर पर आरोप प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा खजान बेचा गया है। स्टॉक का मिलान किया गया, स्टॉक में भी कमी था। इस संबंध में इमीडिएट थाना पर एफआईआर किया गया है और उसका जितना भी खाद्यान्न प्राप्त हुआ उसका जब्ती तैयार करके जब्ती तैयार किया गया है। और जो डीलर है उसको सस्पेंशन के लिए लोग पास आ चुका है प्रस्ताव और हम लोग आजकल में उसका भाकपा माले के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किसानों को सहायता नहीं मिलने एवं उनके सभी योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाने के साथ हर मामले में विफल करार देते हुए 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया। ये बिहार के हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम चल रहा है। भाकपा माले के विधायक विधानसभा के अंदर सरकार से इन्हीं मांगों पर जवाब मांगेंगे, सवाल उठाएंगे। आज के धरना में भाकपा माले बिहार सरकार से ये मांग कर रही है कि बिहार में लंबे आंदोलन के बाद शराबबंदी कानून लागू करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। जो सरकार शराबबंदी का जो काला कानून बनाया, उस काले कानून से गरीबों के ऊपर कहर ढाने का काम किया गया। आज बिहार के अंदर, बिहार के जेलों में 1 लाख दलित गरीब बंद हैं। गरीबों के घर तोड़ दिए गए। दरभंगा में हो रहे डीएलएड की परीक्षा को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लगते जा रहे हैं। कई आरोप भी लगे हैं कि 3000 रुपए तक घूस दिए गए। आज इसी का जवाब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तलाशने जब मिथिला मंच टीम पहुंची
तो उन्होंने सीधा कहा कि उन पर आरोप लगे, लेकिन ये बात पूरे जिले में घूम रही है। अगर आप प्रेजेंट करें हमारे सामने तो बेहतर होगा। आरोप लगाने वाला अगर कहा है तो हम भी चाहेंगे कि हमारे सामने वो प्रेजेंट हो करके ये बात कह दे कि हाँ आपने पैसा लिया है, ये काम कराया है। देन अब इसको उसके बाद में हम कुछ सोचेंगे। एकदम निराधार, एकदम गलत बात है, इस तरह का बात नहीं हुआ है। अब फील्ड में क्या हुआ नहीं हुआ, बहुतों तरह के बात हुई है। जैसे केवटी में लोगों ने हंगामा किया, एक DO साहब के स्तर से एक जांच आया है। हमने 2 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी DPO साहब के स्तर से भेजा है कि उस मैटर को जांच करें और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि वहाँ पर क्यों ऐसा हुआ। केवटी सर दर्जनों छात्र का सीधा आरोप आप पर आ रहा है। नहीं, दर्जनों छात्र का आरोप आ रहा है, वो गलत उसका आरोप है। और यहाँ ये बिहार शिक्षा परियोजना हमारे टेबल से तो कोई काम हुआ नहीं है। जब हुआ ही नहीं तो ये हमको लगता है कि किसी न किसी एक इसमें षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र है हमको बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। तो फिर हम इस पर भी अपना इवेल्युएशन करेंगे आप लोगों के स्तर से। जो हमको पता चला, ये पहली बार पता चल रहा है, और इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो हमको सुनने को नहीं मिला। हमको तो सुनने को मिला कि केवटी प्रखंड में लोगों ने तालाबंदी कर दिया था। निर्धारित 3000 रुपये की ही बात आ रही है, क्या कारण है जो इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? नहीं, इसको तो जांच का विषय है। जांच का विषय एक तो हम लोग जांच करवा रहे हैं, जहां पर इस तरह का बात आया है केवटी प्रखंड में, जो मीडिया में भी पेपरों में भी सब आया है। यदि जानकारी मिलती है किसी स्रोत से इस तरह की घटना होगी तो उसकी जांच की जाएगी। कितने दिनों के अंदर में जांच होगी सर? क्या कुछ ऑन रिकॉर्ड तो कार्रवाई करने के लिए नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसा लिया जाएगा? इसके नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसा लिया जाएगा? एक्चुअली कॉफी का मूल्यांकन यहाँ हो नहीं रहा है जिले में। आउट ऑफ स्टेट की जानकारी हमें है कि आउट ऑफ स्टेट कॉफी की मूल्यांकन हो रही है। वैसी स्थिति में कहना कि कैसे बढ़ाया जाए इसको तो मुझे मालूम नहीं है, कैसे किया जाएगा उसका। प्रैक्टिकल नंबर बढ़ाने की बात आ रही है, और दूसरे इसके असाइनमेंट 2 फेज में शायद इसका हुआ है। ये पहला फेज हुआ था वो शायद 3 पेपर का जानकारी है। अंत में WBA का मूल्यांकन हुआ था। वो एक्चुअली हम सेंट्रलाइज सारा का डिसेंट्रलाइज सेंटर है, वहाँ पर कोऑर्डिनेटर के माध्यम से मूल्यांकन कराया जाता है। और वो स्कूल का जो एक्टिविटी बेस्ड मूल्यांकन है वो सेंटर प्रतिगार बनाया 41 सेंटर पर संचालित किया गया इसका। इसमें क्या सच्चाई नहीं है मेरे को एक्चुअली मैं नहीं जानता हूँ। इस अब बाहें होती है, आवेदन भी कुछ आया था मेरे पास इस तरह की बात, मैंने जांच करने के लिए दिया भी है। ये केवटी का मामला वो बढ़ गया था, उसकी कमेटी गठन कर दी है, तो भी उसका संयुक्त रूप से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी आज काफी दिनों के बाद मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हुए। मोहम्मद अली अशरफ फातमी बहुत कुछ बोलते बोलते रुक भी जाते हैं, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य सिर्फ ये था कि वो केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाए। हालांकि मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने इस संवाददाता सम्मेलन में कुछ नए पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि केंद्र की सरकार हर मायने में विफल है। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में व्यापक पैमाने पर लूट और भ्रष्टाचार की भी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह असफल है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो 7 निश्चय कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें जो भ्रष्टाचार और पैसे की लूट और पैसे की बर्बादी जो हो रही है उस पर रोक लगेगी या नहीं। दूसरी तरफ आज लाखों नौजवान बेगुनाह
जेलों के अंदर बंद है शराबबंदी के नाम पर। शराब तो होम डिलीवरी हो रही है, आप जहां कहिए वहां पहुंच जाएगी, लेकिन शक शुबे पर नौजवानों को परेशान किया जा रहा है। आज लाखों प्रदेश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हैं, जो घूस नहीं दे सकते हैं, आज पुलिस वाले हों या पदाधिकारी हो कहीं न कहीं मिले हुए हैं, तभी तो नेपाल से, बंगाल से, झारखंड से, यूपी से, अब पता नहीं कहां से शराब ही नहीं कुछ और चीजें भी प्रदेश के अंदर नशा के लिए आ रही है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि पूरे बिहार में सुखाड़ है। इसके अलावा महंगाई, पेट्रोल की कीमत सहित कई ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार पूरी तरह विफल है और बुरी। आप चले जाओ, आज सुखाड़ है पूरे बिहार के अंदर, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है और बेरोजगारी उसकी वजह से और बढ़ रही है। लोग प्लान कर रहे हैं बिहार से, शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई बिहार की, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन। आप देख लो कितने वाकयात हो गए इस बीच में, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में ऐसे कहीं पे सुधार के कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब तो पेट्रोल और डीजल अनरीचेबल हो रहा है, पूरे ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, पूरे देश के ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक पर है कई दिनों से, नहीं पड़ता खा रहा है और चीजें उसकी वजह से महंगी हो रही है। आज $1 की वैल्यू अगर आप बाजार में खरीदने जाओ 72 रुपए, 71-72 रुपए का मिलेगा। कितना रुपया डिवैल्यू हो गया। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने राफेल मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। इसके साथ ही हर मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की असफलता को सामने लाते हुए उन्होंने इशारे में आने वाले चुनाव में इस मुद्दा को गंभीरता से उठाने की बात की है। हालांकि लोग जानना चाहते थे कि आखिर अली अशरफ फातमी का नया स्टैंड क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। मुल्क को क्या फायदा हुआ ये बताएं। 525 करोड़ का रफेल लिया था कांग्रेस यूपीए सरकार ने, आपने जाके उसको 1600 करोड़ का करवा लिया। क्या यही फायदा हो रहा है? आप आतंकवाद लोग घुस रहे हैं आपके मुल्क में, आप पे हमला हो रहा है और आप बिरयानी खाने लाहौर नवाज शरीफ साहब के घर पहुंच गए। क्या फायदा हुआ? जहां एक तरफ मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने खुलकर यह भी आरोप लगाया कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध नहीं है, अब होम डिलीवरी हो रही है। आज इसका उदाहरण मिला जब लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज में लगातार पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद भी जब अनहरिया बाग में शराब की बिक्री लगातार हो रही थी, जिससे युवाओं को लगाया जा रहा था। इसके अलावा कई घरों में शराब होने की सूचना पुलिस को देने के बावजूद भी जब पुलिस कार्रवाई नहीं की तो बेलवागंज के आक्रोशित लोगों ने आज सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। यहां तक कि आरोप लगे कि लहरियासराय थाना को इस बात की जानकारी है कि अनहरिया बाग एवं बेलवागंज में किस किस घरों में शराब मिलते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, तब तक टायर जलाकर लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। मान लीजिए नीतीश कुमार जी आज बहुत
देश में कह रहे हैं कि अपने आप में कह रहे हैं कि मैं शराबबंदी पूरे कानून चला रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जीरो अर्थिंग है और ये हमसे अगर नीतीश कुमार जी मांगने चाहते हैं तो मैं इसका रिपोर्ट दूंगा। मैं इस बेलवागंज के अंदर मैंने थाना प्रभारी को, मैंने एसपी साहब को कई मरते लिखित तो नहीं दिया हूँ, एक मरते लिखित भी दे चुका हूँ और कई मरते फोन करके कह चुका हूँ। हमारे अनहरिया बाग में भी उस साइड भी कोचिंग के सेंटर में दारू माफिया कई मरते पकड़ा है और हमेशा की यह घटना है कि दारू गांजा और जितने भी टैबलेट जो होता है ये नीतीश। गौरतलब है कि दरभंगा जिले के कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां धड़ल्ले से शराब बिक रही है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में खराजपुर गांव में भी विजया के पास लगातार शराब मिलने की शिकायत पुलिस को मिली है, लेकिन वहां भी पुलिस आंख मूंद कर बैठे हैं। पिछले दिनों जब एलआर गर्ल्स स्कूल में एक दरोगा के द्वारा ही जब प्रिंसिपल के साथ शराब पीने की बात सामने आई तो लोग आश्चर्य हो गए। सवाल यह है कि क्या पुलिस की मदद से अभी भी शराब बिक रहे हैं? आज जो घटना घटी है निश्चित तौर पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज में लोगों की शिकायत पर एक घर के ताला तोड़कर जब देखा गया तो शराब की बोतलें बरामद हुई। हालांकि पुलिस अगर सतर्क होती तो आरोपी फरार होने में कामयाब नहीं होता। हालांकि पुलिस ने उस घर की एक महिला को गिरफ्तार कर जब थाने लाई तो वो बैठ गई धरना पर। उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगी। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगातार होम डिलीवरी शराब मिलने की शिकायत लोगों के द्वारा पुलिस को की गई थी। गौरतलब है कि कम उम्र के युवाओं को इस रोजगार में लगाया जा रहा है। कई शराब माफिया हैं जो कम उम्र के लड़कों को मोटी रकम देकर उन्हें घर घर शराब पहुंचाते हैं और खासकर बेलवागंज लाइट हाउस के आसपास शराब मिलने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही है। लहरियासराय थाना क्षेत्र एवं बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में शराब मिलने की शिकायत मिलने के बावजूद भी शराब माफिया कुछ दिनों से पकड़े नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है विगत एक माह से आखिर शराब माफिया किस तरह घर घर शराब पहुंचा रहे हैं और पुलिस को भनक भी नहीं लग रही है। क्या पुलिस की इसमें संलिप्तता है? लेकिन जब पुलिस शराब पीते पकड़े जाते हैं तो लोगों का विश्वास निश्चित तौर पर पुलिस से टूटता है। दरभंगा के एमआरएम महिला महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को मशरूम के उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। बिरौल से आई प्रशिक्षिका ने सबको 7 दिनों तक प्रशिक्षण देकर बताया कि किस तरह मशरूम की खेती होती है और इसके उत्पादन के बाद होने वाले लाभ पर भी प्रकाश डाला। नाम प्रतिभा झा है। मैं दरभंगा जिला के बिरौल ब्लॉक से मिर्जापुर गांव की रहने वाली हूं। यहां मैं दरभंगा सेंट्रल बैंक आरसीटी की तरफ से एमआरएम कॉलेज में छात्राओं को मशरूम की ट्रेनिंग देने के लिए आई हूं। यहां लड़कियों को मैंने 7 दिन से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग पूरी ट्रेंड हो चुकी है। यहाँ इसमें मशरूम में भूसा चाहिए, आपको पीपी बैग चाहिए, रबड़ चाहिए और एक बेबिस्टिन पाउडर केमिकल आती है वो चाहिए, फॉर्मोलिन चाहिए और उसके बाद इसका मतलब जो तरीका है भूसे को आपको बॉयल करना पड़ता है। साफ पानी से धो के उसको बॉयल कर दीजिए और बॉयल करने के बाद उसको आप ठंडे जगह में कहीं फैला दीजिए जहाँ पे धूप ना लगे और जब उसकी नमी खत्म हो जाए तो 30 से 35% जब नमी बचेगी तो उसको आप जो है उसमें बीज जो है 100 ग्राम बीज 10 kg भूसा में आप उसको पहले मिला दीजिए और उसके बाद लेयर वाइज उसको 3 लेयर करके बैग में पैकिंग करना पड़ता है। उसमें बीज को डाल के भूसे को पैकिंग कर दीजिए और उसके बाद उसको किसी ऐसे स्थान पे आप रख दीजिए जहां उस रूम में एक खिड़की और एक दरवाजा हो। ज़्यादा खिड़की दरवाजा नहीं रहनी चाहिए और हवा नहीं आनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए। 15 से 20 दिन में आपको उसमें माइसीलियम पूरा ग्रोथ हो जाएगा। बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के द्वारा प्रमंडलीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अपने कई मांगों को लेकर के अपनी रणनीति पर चर्चा की गई। एसोसिएशन यह एक मान्यता प्राप्त और मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द स्टेट ऑफ बिहार है। इसकी हमारी इकाई क्षेत्र वाइज है। क्षेत्र वाइज में हमारे दरभंगा क्षेत्र में 4 जिला आते हैं, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। और इस जिला के हमारे जो दोनों यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका यह बैठक है। इस बैठक का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 8 अप्रैल को
हमारे सूबे बिहार में पहले सेंट्रल बैंक में 2 यूनियन चलता था एम्प्लॉइज़ का, जिसको जो मर्ज होकर के एक यूनियन हो गया अंडर द बैनरशिप ऑफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष का बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा यूनियन है, रिप्रेजेंटिंग 7 लाख एम्प्लॉइज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा विभाग के भवन के शिलान्यास को लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर बताया गया कि 4.25 करोड़ रुपए की लागत से ये भवन बनेगा। गौरतलब है कि दूरस्थ शिक्षा विभाग के निदेशक के रूप में डॉक्टर अरविंद सिंह के पदभार ग्रहण के बाद 6 माह के अंदर इस भवन को निर्माण करने की तैयारी की जा रही है। रूप में जिसका उपयोग होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वहाँ के डायरेक्टर ही बता सकते हैं। मैं भी डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह जी हैं, तो हमारा अनुरोध है कि आप उनसे इस बारे में विस्तृत करिए कि क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या करने का है आगे करेंगे। 4.25 करोड़ रुपए की राशि से G+1 का प्लान है, पीछे आप मैप देख रहे हैं, और 6 महीने का समय है इसके कंप्लीशन का। बिल्डिंग के निर्माण के साथ साथ हम लोग कैंपस इम्प्रूवमेंट का भी काम बहुत जल्द शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पानी लगने की समस्या है। सुविधाएं क्या क्या होंगी? सारा डायरेक्टरेट का ऑफिस, हमारा काउंटर, हमारे क्लासरूम सब यहीं बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ छात्र संघ कार्यालय का भी विधिवत उद्घाटन कुलपति के द्वारा किया गया। इस मौके पर बताया गया कि छात्र संघ के कार्यालय में छात्रों की समस्या एवं छात्र नेताओं के बैठने की पूरी जगह होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के कार्यालय से छात्र नेता भी संतुष्ट हैं। उचित स्थान बैठने का दे पा रहे हैं। इलेक्शन जब हम लोग शुरू कर रहे थे तभी हम लोग के दिमाग में था कि जो पदाधिकारी आएंगे उनको कहीं एक प्रतिष्ठित स्थान, समुचित स्थान मिलना चाहिए कि जहाँ पे बैठ करके वो छात्र की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर सकें। लेकिन कुछ कारणों से थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि ये काम 2-2.5-3 महीना पहले कर देना चाहिए था। मतलब छात्र संघ का जब चुनाव हुआ था उसके पहले ये सारी प्रक्रिया हमको पूरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज देख करके खुशी हो रही है कि जो भी रिनोवेट किया गया है, जो पुराना भवन था, वो बहुत ही उचित है, बैठने लायक है, छात्रों के लिए है। और सबसे ज़्यादा हम लोगों की खुशी की बात और प्रसन्नता की बात यह है कि जो पदाधिकारी हैं इस सुविधा से संतुष्ट हैं। मंडलीय अधिवेशन का उसको लेकर हम लोग यहाँ पर मंडलीय अधिवेशन आज कर रहे हैं, जिसमें हमारा न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशर बना रहे हैं भारत सरकार को कि न्यू पेंशन स्कीम को ये वापस करें। पुरानी पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों पर लागू करें। और बहुत सारी हमारी लंबित मामलाएं हैं जिसको लेकर संघर्षरत हैं हम लोग, और इसी को लेकर आज हम लोग मंडलीय अधिवेशन का आयोजन दरभंगा पर। गरीब सवर्ण समाज और ब्राह्मणों को न्याय के साथ उन्हें आरक्षण देने की मांग को लेकर के ब्राह्मण समाज अब आगे खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि 29 राज्यों में एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश में ब्राह्मणों की एक नई कमेटी गठित की गई है। पूरे भारत स्तर पर ब्राह्मणों ने अपनी समस्या को लेकर के केंद्र सरकार पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया है। इसे लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गरीब ब्राह्मणों को भी आरक्षण देने पर मांग की गई। कार्यकारिणी सदस्यों के साथ हुई बैठक में कई अहम बिंदु पर चर्चा की गई। मंडल के लोग सबसे हुए क्षेत्र और हमारे जिला अध्यक्ष क्षेत्र डॉक्टर प्रभाकर झा जी, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। हमार संगठन जे 1985 ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन 1985 में गठित भेल छलै, और अखन गठित होइत 29टा स्टेट और 2टा यूनियन टेरिटरी में गठित हो चुकल, और संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण के एकमात्र यह संगठन है। और संगे संगे इस संगठन में
कोनो ब्राह्मण में दुराव छिपाव नहीं है। ब्राह्मण हुए मैथिल ब्राह्मण की भूमिहार की कानपुर सकलदीपी कि जे तरह ब्राह्मण है जे जनेऊधारी है सब इस संगठन में संबद्ध है कि वंचित तबके को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण मिले, लेकिन सबों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो किसी भी वर्ग का हो। क्या सवर्ण में गरीब नहीं है? सवर्ण में उपेक्षित नहीं है? सवर्ण भूख से नहीं मरते हैं क्या? उनके बच्चे की स्थिति कैसी है? दयनीय है। इसीलिए आज जो हम लोगों का कार्य समिति बैठक है उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने सरकार से मांग रखी है कि आर्थिक आधार पर में आरक्षण दिया जाए। बिहार के कई महाविद्यालयों एवं स्कूलों में एक बड़ा संकट आ रहा है कि वर्षों से पड़े हुए जांच के कॉपी को किस तरह वहां से हटाया जाए। हालांकि कई महाविद्यालय एवं स्कूलों में भवन एवं रूम कम होने की वजह से वहां समस्या बढ़ गई है। इसी मामले को लेकर के मरवाड़ी महाविद्यालय में पिछले दिनों एक मामला उठा जिसमें कॉपियों की बंडल कबाड़ी के यहाँ पाए जाने के बाद जांच प्रारंभ हो गई। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय से 2 कर्मचारी मरवाड़ी महाविद्यालय में आकर परीक्षा विभाग से कॉपियों को ले गए। गौरतलब है कि टेंडर विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जब मामला गंभीर होता है तो कर्मचारियों पर ही थोपा जाता है। रात तक हमें था, टीम नहीं आई अभी तक, लेकिन अपने स्तर से हम उसको खोज नहीं कर रहे हैं। ये स्टॉक क्या था क्या नहीं है अभी तक, तो हमारे कर्मी लगे हुए हैं क्योंकि बड़ा गोडाउन भरा हुआ है। कल अवकाश था, रविवारी अवकाश, आज हमारे सारे शिक्षक और कर्मी आ गए हैं। आज हम देखते हैं कि क्या मेरा स्टॉक है क्या नहीं है, क्योंकि पेपर में आया है कि 155 बंडल वहाँ पाया गया। हम भी तो अपने घर में देख रहे हैं कितना है कि तो हम परीक्षा नियंत्रक को दूसरे में गिराव थे, गिरा कांतिक और प्रभारी भी थे, तो उनको मैं निर्देश किया है, वो हमको रिपोर्ट अभी तक भेज दिए हैं। आज शाम तक रिपोर्ट मिलने के बाद। इससे पूर्व प्राचार्य ने बताया कि उन्हें स्पष्टीकरण पूछा गया है और वो सारी जानकारी प्राचार्य को उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमको आप स्पष्ट और क्या सब घटनाएं घटी हैं इस बारे में अद्यतन रिपोर्ट हमको आप लें, और वो हमको 7:30 बजे हमारे आवास पर हमसे रिसीव कराया गया वो पत्र। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं प्रधानाचार्य महोदय को उसका जवाब दे दूँ। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय ऊपर उनके सामने में सब कुछ रखा रहेगा। उसके बाद उस आधार पर आप लोगों को जो पूछना होगा, हमारे प्रधानाचार्य जब चूँकि अब ऑलरेडी प्रधानाचार्य जब आ गए हैं हमारे महाविद्यालय में, परमानेंट प्रिंसिपल क्या बहाली हो चुका है, मतलब स्थानांतरण होकर के आ चुके हैं, तो वो आपको पूरी जानकारी। वहीं मरवाड़ी कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कबाड़ी के हाथों बेचने की परंपरा है और विश्वविद्यालय से ही वीरेंद्र कुमार एवं परीक्षा विभाग के नियंत्रक के द्वारा कबाड़ी के हाथों बेचा गया और इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और ये घटना जो कॉपी वाला है, ये 16 तक साहब को पास चिट्ठी आया प्रिंसिपल साहब के पास। उसमें प्रिंसिपल कौन? हीरा बाबू। और जिस कर्मी विश्वविद्यालय कर्मी थे वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह, ये दोनों आदमी आए वो ब्लेंडर के लेकर, जो कचरा खरीदने वाला ब्लेंडर है, और उन लोग को हम सामने ही में हमको आदेश मिला कि जितना डंप लगा हुआ रूम है कॉपी से, वो रूम को खोल दीजिए। हमने खोल दिया। वो कॉपी लोड होते होते 7-8 रात बजा। हम केवल खोलकर फिर हम CSA गेट पर हमारी ड्यूटी थी, हम फिर चले आए। उसके बाद फिर दूसरा दिन हम जाकर साहब के सूचना मिला जो नहीं, आप रूम को आप बंद कर दीजिए, जब कचरा सब हट गया रूम को साफ करा कर बंद कर दीजिए। तो हमने फिर बंद किया। बस ये फरवरी का बात है। MRM महाविद्यालय में स्नातकोत्तर जीव विज्ञान के छात्रा सोमवार को MSU के छात्रों एवं नेताओं के साथ सीधा प्रतिकुलपति के पास पहुंचे। उन्होंने परीक्षा के आयोजन नहीं होने और कम समय की सूचना के बाद परीक्षा को आयोजित करने के खिलाफ प्रतिकुलपति से शिकायत करने पहुंचे। चल रही बैठक में उन लोगों ने प्रतिकुलपति को कहा कि बहुत कम समय में प्रायोगिक परीक्षा की सूचना दी गई, जबकि इससे पहले जब छात्राएं परीक्षा भवन पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि प्रायोगिक परीक्षा रद्द कर दी गई है। हालांकि इसे लेकर के हंगामा करते MSU के कार्यकर्ता प्रतिकुलपति से मिलने अपनी समस्या को लेकर पहुंचे।
पीजी के छात्र हैं और जूलॉजी सब्जेक्ट सत्र 17-19 के स्टूडेंट हैं। हम लोग का थ्योरी पेपर जो है कंप्लीट हो चुका था, तीनों पेपर। फोर्थ पेपर हम लोग का प्रैक्टिकल पेपर था, जो 19 को निर्धारित यूनिवर्सिटी किए थे कि हम लोग का 19 जून को होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और हम लोग सारे 19 को आए एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, MRM सेंटर था हमारा, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पता चला कि हमारे एग्ज़ाम लेने वाले नहीं आए हैं, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। रात में पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और अगले 2 दिन के बाद बिना कोई नोटिस का एग्ज़ाम ले लिया गया 23 तारीख को। हम लोग को पता नहीं चला, जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और फिर यहाँ पर आए हुए थे VC के पास, हम लोग एप्लीकेशन भी दिए और रिक्वेस्ट लेटर भी लेके आए प्रिंसिपल सर से, लेकिन इन लोग के बस वेट करने के लिए बोला गया। 4 दिन छात्रों को नोटिस किए और जिसकी सूची ना पेपर में दिया गया ना किसी चीज़ में, सिर्फ कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगा दिया गया, जिस कारण इन लोग का प्रायोगिक परीक्षा छूट गया। ठीक है, तो ये लोग अभी आई है, 1 महीना से दौड़ रही है। हम लोग पिछले बार भी VC साहब को दिए इसको लेकर, तो वो बोले कि हाँ इसके लिए एक डेट निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं किया गया। कुछ दिन पहले हम लोग कुलानंद यादव जी के पास गए थे, परीक्षा नियंत्रक के पास, जहाँ उन्होंने बोला कि सीधा तौर पर बोल दिया कि इसका परीक्षा नहीं लिया जाएगा, जिसका हालांकि छात्र छात्राओं को एक डेलीगेट प्रतिकुलपति से मिलकर समस्या को रखा और कहा कि छात्राएं जब प्रैक्टिकल के लिए पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन बस 2 दिन की सूचना पर ही परीक्षा ली गई, जो उनकी जानकारी नहीं थी। इससे कई छात्र एवं छात्राएं प्रैक्टिकल परीक्षा से वंचित हो गए। हालांकि प्रतिकुलपति का आदेश आया है कि फिर से इन लोगों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में कुलपति से भी वार्ता की गई है। प्रैक्टिकल MRM कॉलेज में तो एक्सटर्नल किसी कारणवश नहीं टर्न अप हो सके, तो फिर एक्सटर्नल से बात करके दोबारा डेट फिक्स किया गया था, जिसमें कुछ बच्चे जो थे उस दिन शॉर्ट नोटिस के कारण नहीं आ पाए, नहीं अपीयर हुए। तो वही बच्चे यहाँ आए हुए थे। VC साहब का ऑर्डर हो चुका है पुनः प्रैक्टिकल लेने के लिए, और HOD निर्धारित करते हैं डेट। HOD को चिट्ठी मतलब भेजी जा रही है, वो डेट निर्धारित करेंगे, पुनः उनका प्रैक्टिकल होगा। इसके लिए कोई चार्ज लिए जाएंगे? नहीं। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय स्थापना दिवस को लेकर बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ थी, जिसमें कुल सचिव भी उपस्थित थे। वहीं यह स्थापना के लिए पहला बैठक था। इस बारे में प्रतिकुलपति जय गोपाल ने बताया कि इस बार 3 दिन का यह कार्यक्रम होगा, जो 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 5 अगस्त को स्थापना दिवस पर समापन किया जाएगा। इसके लिए व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। उसको हम 5 अगस्त को दोबारा से अपने फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं अच्छे ढंग से, और हर टाइप के इवेंट हो, साइंटिफिक इवेंट हो, एकेडमिक इवेंट हो, कल्चर इवेंट हो, सब सांस्कृतिक जो हमारा है उसके ऊपर वो सब इवेंट हो, तो ताकि एक अच्छे ढंग से यूनिवर्सिटी को और पूरे स्टाफ को साथ में लेकर, स्टूडेंट्स को साथ में लेकर, तो सबका इन्वॉल्वमेंट, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उनके लिए भी प्रोग्राम रखा गया। तो हम राजा वहाँ के प्रिंसिपल्स को, स्टाफ को, उनको सबको इन्वाइट किया जाएगा। तो मेन इवेंट यहाँ होगा, बाकी अपने हर जो महाविद्यालय अपना करेगा। स्वच्छता की तरफ गया हुआ 3rd को एक बार फिर दोबारा से कैंपस में जहाँ थोड़ी बहुत कमी है, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, और कॉर्नर्स निच जहाँ दिख रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो फाउंडेशन डे पे मौका होता है कि वहाँ भी पहुँचे, उसको भी साफ करें। ज़्यादा संस्कृत विश्वविद्यालय में भारी अनियमितता के आरोप लगाकर जनता दल यूनाइटेड शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा सोमवार को संस्कृत विश्वविद्यालय धरना स्थल पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। यह सांकेतिक उपवास डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग 20 से इस अनियमितता को लेकर के आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ भी सुनवाई विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। फिर से इस पर भारी अनियमितता को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सजा दिलवाने का काम करेंगे। करोड़ों रुपया का जो बंदरबांट हुआ है उसकी जांच निगरानी विभाग से जांच कराने की मांग करेंगे,
और निश्चित रूप से राजभवन का जो पत्र है उस आलोक में हम कुलपति जी से कार्रवाई करने की मांग की है। यदि नहीं होता तो फिर विश्वविद्यालय पर हम लोग अगला आंदोलन करेंगे। कोर्ट की है, एडवांस ले करके दी है, जिसका आज तक रिकवरी नहीं हुआ। बहुत सारी अनियमितता है जिसका साक्ष्य हम उनको दिए, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। माफियागिरी है, दोनों विश्वविद्यालय में माफियागिरी है। इन दिनों संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र में पढ़ाई को एनसीटी के द्वारा रोक दिया गया, जिससे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इस बारे में सोमवार को कुलपति से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज इसे लेकर के एक बैठक भुवनेश्वर में हो रही है, जिसमें एनसीटी को भी कागजात पूरा करने के लिए यहां तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि बैठक में शीघ्र निर्णय विश्वविद्यालय के पक्ष में होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण की जा चुकी है बहुत पहले, और इसकी सूचना विधिवत एनसीटी हेडक्वार्टर और क्षेत्रीय कार्यालय दोनों को भी दी जा चुकी है। वहाँ इस संबंध में कल भी मीटिंग थी, आज भी मीटिंग चल रही है। बहुत सारे लोगों का मामला है, उसमें संस्कृत विश्वविद्यालय का भी है। क्योंकि सारी योग्यताएं हैं, एनसीटी द्वारा वांछित जो भी शर्तें हैं उसको संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्ण करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इनकी मान्यता रहेगी। तो कुचक्र है, लोगों के मन की बात है। इसमें डॉक्यूमेंट्री कहीं कुछ नहीं है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे कुछ है ही नहीं। सिर्फ इतना लैक हुआ, एनसीटी सफाई कर्मी 8 बजे 9 बजे दफ्तर खुल जाता है, सफाई कर्मी सफाई में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई बंदर आ जाता है तो वह अस्वाभाविक नहीं है, और जब बंदर आएंगे तो उछल कूद करेंगे। लोग भागे, बंदरों को भी भगाया। हमने जांच कराई, जिस किसी ने इसको लिखा था उसके आधार पर जांच कराई, और यह पाया गया कि कोई भी अभिलेख ऐसा नष्ट नहीं हुआ है। थोड़े बहुत कागज फटे थे, उसको भी कार्यालय ने व्यवस्थित कर दिया है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अन्य मामलों की जहाँ तक बात है उसमें कुछ लिखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई धरना या प्रदर्शन या उपवास केवल उपवास के लिए हो सकता है, किसी कार्य की